Welcome back to another episode of Shubham Mittal Show. Shubham Mittal Show is the show where I bring actually thriving personalities and leaders who are doing very well in their profile, in their careers, in their businesses, and they come on the show and they share their insights, their learnings, their experiences, their challenges with you so that you can continue to thrive in your life, your career and your business. जो आज की हमारी personality हैं, he is a chartered accountant. He's a certified business strategist from IIM. He's also an ex-banker. He has been involved with 80 mega projects जिनका total costing था $5 billion. Also, if you are from finance and tax background, आपको पता होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन 35 इकोनॉमिक जोन्स इनके गाइडेंस में बने हैं इंडिया के अंदर. He is also part of तजुर्बा ग्रुप and he's a director there. And तजुर्बा ग्रुप is a very renowned group in India. उन्हें इतने सारे अवार्ड मिले हैं उनके काम के लिए, इंक्लूडिंग मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड. रिसेंटली उनको नॉमिनेट किया गया था ग्लोबल इमर्जिंग लीडर. व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के कोविड के दौरान he started his own business which is called Capsavvy Group, and today they are thriving and they are progressing at a very fast pace, and he will be sharing with you a lot of insights including किस तरह से उन्होंने जॉब छोड़ी और कोविड के बीच में उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया और कितने अच्छे से सक्सेसफुली उन्होंने ग्रो किया. इसके अंदर हम वो भी बात करेंगे कि किस तरह से वो डील करते हैं अपने एम्प्लॉइज से. अगर उनको किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ एडवाइजर बनना है या अपनी कंपनी में किसी को बोर्ड ऑफ एडवाइजर रखना है, क्या उसकी जरूरत है और वो क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज अ बोर्ड ऑफ एडवाइजर. ऐसे सारे रिलेटेड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क हिम इन दिस इंटरव्यू. So stay tuned and let's welcome this amazing personality who is none other than CA Anil Goyal. थैंक यू सो मच सर शो पे आने के लिए. माय प्लेजर. और तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपने बहुत सक्सेस देखी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, IIM से आपने डिग्री ली, आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव की, कैप्सेवी आपने फॉर्म किया, उसके ऊपर भी हम आएंगे. बट स्टार्टिंग से एज अ पर्सन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कौन थे, आप कहाँ पे बॉर्न हुए, किस तरह की आपकी जर्नी रही और क्यों आपने डिसाइड किया कि मुझे CA बनना है और उसके आगे मुझे अपनी जर्नी चालू करनी है. शुभम, अगर इसमें जाएंगे तो आई थिंक बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा, बट मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे मतलब CA में क्यों आया मैं. हाँ. तो एक्चुअली मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ. अच्छा. साइंस ग्रेजुएशन के बाद में मैंने जॉब भी चालू कर दिया था, मेरी LIC में नौकरी भी लग गई थी. ये बात है 89 की. 89 में मैंने पास आउट किया था मेरा ग्रेजुएशन, फिर LIC में नौकरी लग गई. 2-3 साल मैंने वहाँ पर काम भी किया और साथ में मेरा पार्ट टाइम बिजनेस भी किया मैंने जोधपुर में. उसके करने के टाइम पे कभी सोचा नहीं था कि CA ही करना रहेगा, और मुझे रादर ये भी मालूम नहीं था कि साइंस ग्रेजुएट CA भी कर सकता है, वो भी मालूम नहीं था मुझे. वेरी ट्रू. ये तो मेरे जो सिस्टर है उनकी एंगेजमेंट हुई बॉम्बे में. इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट DL अग्रवाल. उन्होंने मुझे गाइड किया कि अनिल व्हाई डोंट यू कम टू बॉम्बे एंड डू CA. तो फिर उनसे पूरा समझा. ही बिकेम माई मेंटर. बिकॉज ऑफ हिम आई केम टू बॉम्बे. 92 में मैं बॉम्बे आया, मतलब जॉब छोड़ करके, बिजनेस छोड़ करके, देन आई केम टू बॉम्बे. और फिर 92 में लकीली RVG में एडमिशन मिल गया, तो 3 साल फिर RVG में रह करके मैंने CA पास किया. बहुत अमेजिंग. तो आई नो आपने बैंकिंग में काम किया है और आपने बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया है, और एक लेवल पे आने के बाद अपना फर्म चालू करने का आपने सोचा. वो जर्नी जहाँ पे आपने ग्रोथ की है इन जॉब, बहुत अच्छे मोमेंट्स होंगे, प्रमोशन, जॉब राइज, पे राइज, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या ऐसे चैलेंजेस आपने देखे वो जॉब के दौरान जिसकी वजह से आपको लगा कि अब मुझे कुछ और बड़ा करना पड़ेगा इससे? शुभम, मैं जॉब से पहले थोड़ा एक चैलेंज मैं बताना चाहूँगा. हाँ. जो आई थिंक काफ़ी रेलेवेंट है लगभग सारे ही एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए. कि मैं जब साइंस से इसमें आया था तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे डेबिट क्रेडिट मालूम नहीं था. तो उसको ओवरकम करने के लिए लकीली मेरे जो टीचर्स मिले, उन्होंने समझाया मुझे कि साइंस ग्रेजुएट के हिसाब से मुझे किस तरीके से फाइनेंस को समझना चाहिए, अकाउंट्स को समझना चाहिए, ताकि उन्होंने मुझे बॉम्बे आने से पहले थोड़ा प्रिपेयर कर लिया. ओके. तो ये एक बड़ा मेरे लिए चैलेंज था उस समय, बट लकीली मैं वो आया नहीं, और इस वजह से शायद 3 साल में मेरी रैंक भी आ गई
एंड क्या आई बात कुड है। डू इन अ प्रॉपर विद इन 3 years पीरियड जो सीए के लिए होता है. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. आई थॉट आई शेयर विद यू दो इट इज नॉट रिलेटेड टू करियर नहीं बिल्कुल, बट बहुत बड़ा एजुकेशन लेसन के है यहाँ पॉइंट ऑफ पे, व्यू से. क्योंकि अगर कोई भी बैकग्राउंड से हो और आपको लगता है कि मैं सीए कर सकता हूँ, क्या मैथ्स चूज किया था मैंने, कॉमर्स लिया था तो डेफिनेटली, बट साइंस लिया था तो भी मैं कर सकता हूँ. ही इज द लाइव एग्जाम्पल जिन्होंने सिर्फ पास ही नहीं किया है, उनकी रैंक आई है सीए एग्जामिनेशन, जो कि वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जामिनेशन में आता है. सो लेट्स गो टू सर करियर चैलेंजेस जो आपने देखे के बाद. करियर चैलेंज में जैसे अगर मैं उसको कैप्सावी से भी लिंक करता हूँ, हाँ. मैं जो अभी मेरी करंट कंपनी है, बट उसके पहले मैं ऑल अलोंग जॉब में ही रहा था. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको जब आप जॉब में रहते हो तो लीडरशिप रोल भी प्ले करने पड़ते हैं या एग्जीक्यूटिव रोल भी प्ले करने पड़ते हैं. हाँ. तो मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया था, इनफैक्ट 2 चैलेंज थे. लास्ट जो मेरा एक एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मैं जिस कंपनी में था मैक्सिस एजुकेशन में, हाँ. उसमें हमारे पास 1500 लोग काम करते थे. और Okay. जो बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया, एक तो जब आप प्रमोशन करना होता है साल में एक बार, तो सारे के सारे 1500 लोग मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है. तो ऐसे में आप किसको प्रमोट करो और किसको ना करो, एक बहुत बड़ा चैलेंज है. उसको हमने एक अच्छे ढंग से एचआर की हेल्प लेकर के, जो हमारे एचआर मैनेजर थे 1500 लोगों में से, पूरा हमने स्ट्रेटेजाइज किया उसको कि आप किस तरीके से लोगों से बात कर सकते हो ताकि उनको ऑफेंड भी फील ना हो, और एट द सेम टाइम दे शुड फील दैट इट इज़ माई कंपनी. तो वो हमने जब एग्जीक्यूट किया तो हमने कई सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए, 1-to-1 डिस्कशन किया उनके साथ में, ताकि हम अपनी चीज़ को अच्छे से रोल आउट कर सकें. पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद में उनको भी लगेगा कि यस दे नीड मोर इम्प्रूवमेंट और दे हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, सो अकॉर्डिंगली वी रिवॉर्डेड देम. तो ये एक जर्नी मेरी ऐसी थी जिसमें मैंने काफ़ी कुछ पर्सनल लेवल पे भी सीखा कि इस टाइप की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए. एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग इन नाउ इन माई कैप्सावी बिजनेस ऑल्सो सेम वे. करेक्ट. दूसरे चैलेंजेस में जैसे एक और चैलेंज था मेरा आईडीबीआई जॉब में, जब मेरा फर्स्ट जॉब जब लगा था. तो फर्स्ट जॉब में क्या था कि हम राजस्थान बैकग्राउंड से, हमें इंग्लिश इज नॉट दैट पावरफुल. और IDBI, the main culture is whatever you are sending for approval, the notes, the sanction note, they more focus on the English part, how you are writing, how you are putting your case, and we were lacking. तो मुझे याद है मेरे जिनको मेरी रिपोर्टिंग थी, देवाशीष मलिक सर एंड फ्यू अदर पीपल, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरा नोट जाता था तो उनको ऐसा लगता था अरे बहुत सारा काम करना पड़ेगा. बट उस वजह से अच्छा ये हो गया कि उस 5 साल में जब मैंने आईडीबीआई में काम किया तो इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया लर्निंग से. सो नाउ आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम इन ड्राफ्टिंग, रादर आई हैव बिकम मास्टर इन ड्राफ्टिंग लीगल एग्रीमेंट्स आल्सो नाउ. तो इतना इंप्रूवमेंट जो आया, सो इनिशियली दो इट वाज अ चैलेंज बट वी कुड रिकवर. नाउ रिकवर में जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैंने कुछ इस टाइप की चीज़ों पढ़ना चालू किया, जो मेरे पहले के पढ़े हुए थे उनको रिहर्स करना चालू किया. जब वो करेक्शंस करते थे तो वो थॉट प्रोसेस क्या गया उनके करेक्शंस में, उनको ऑब्जर्व करना चालू किया, ताकि मैं फिर अपने में उनको अडॉप्ट कर लिया. एंड देन आई स्टार्टेड गुड ड्राफ्टिंग. रादर विद इन 3 years, जब मैंने इनिशियली चैलेंज फेस था, 3 साल में मुझे याद है एक मैंने नोट पुटअप किया था, एंड द चेयरमैन ऑफ द IDBI, he wrote on my note the very good memorandum. It was a huge compliment for me. Very true, very true. उस बैकग्राउंड से आना जहाँ पे आपको लगता है यार मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लोग को लगता है कि यार इसमें काम बहुत करना पड़ेगा, और वहाँ पे MD से हमको कॉम्प्लीमेंट मिलना कि यार वाह ये बहुत अमेजिंग काम. कई लोग होते हैं इसको देख सकते हैं कि यार मेरे को नहीं आती इंग्लिश तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आपको नहीं आती थी, लेकिन आपने सीखी वो चीज़ और उसके बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया. तो अगर आप भी सिर्फ इंटरव्यू को 5 मिनट हो, ये सेकंड बेस्ट लर्निंग जो मुझे लगी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, राजस्थान से आते हो, इनफैक्ट मैं राजस्थान से आता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी. जब आपको कुछ नहीं आती तो आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि क्या मैं ये स्किल सीख सकता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, जो सर ने भी किया और उसकी वजह से उनको अपने MD से कॉम्प्लीमेंट मिला. इमेजिन अगर आपको नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपके MD से मिलेगा, हाउ वुड यू फील? जस्ट पुट इन द कमेंट. तो सर बहुत अच्छी लर्निंग थी, और ये चैलेंज को आपने किस तरह अपॉर्चुनिटी में बदला, ये बहुत अच्छी बात है जो आपको MD से कॉम्प्लीमेंट मिला. उसके अलावा कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हो सकता है अभी याद भी नहीं आ रहा है इतना तो, बट यस चैलेंजेस तो आते ही हैं व्हेन यू आर एट ए लीडरशिप पोजीशन. तो मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हो गए, कॉम्पिटिटर्स को हैंडल करना, ये सारे जो हम बोलते हैं रूटीन चैलेंजेस है. दीज आर नॉट ऑब्स्टेकल्स टू ग्रो, बट ओवर पीरियड ऑफ आप एक्सपीरियंस से सीखते रहते हो इन चीज़ों को, एंड यू ग्रो
in the leadership position. नहीं बिल्कुल, और वही ग्रोथ से आज आप यहाँ पे हैं, इतना बड़ा Thank आपने you. कंपनी खड़ी की है। कहीं ना कहीं जो भी इंसान नीचे से होता है, अगर वो वहाँ से ऊपर आता है सीख के, तो कहीं ना कहीं वो हमको इंस्पायरिंग लगता है। बिकॉज कहीं ना कहीं जहाँ पे आज हमें, वहाँ पे हम देखते कि यार ये इंसान भी उस लेवल पे था जहाँ पे इसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं आता था, लेकिन आज अगर इसने किया है तो क्या मैं भी कर सकता हूँ। तो आई होप कि सर आपसे भी बहुत लोग इंस्पिरेशन लेंगे। अब बात करते हैं कैपसेवी की, जो आपकी कंपनी है। आपने फॉर्म की सर कंपनी, जॉब छोड़ के इस इंडस्ट्री में आए, और वो भी 2019 में, राइट, आपने चालू किया। और वो कोविड का टाइम था जहाँ पे सब लोग डरे हुए थे कि यार मेरी जॉब ना चली जाए। और वहाँ पे आपने इतना बड़ा स्टेप लिया कि आपने एक नया बिजनेस चालू किया। ओवरऑल क्या आपकी थिंकिंग थी वो बिजनेस चालू करने से पहले, और आपका क्या विजन है आगे? शुभम जी, इसमें देखो, मेरा एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म में आई थिंक आई कैन शेयर। जब हम सीए कर रहे थे, राजस्थान हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, तो जनरली आप जब हॉस्टल छोड़ते हो तो सारे जो दोस्त बन जाते हैं, आपसे वो स्लैम बुक लिखवाते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस बताओ करके। अच्छा, हमारे टाइम ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में था लकीली। तो मुझे याद है, मेरा जो रूम पार्टनर था रमेश करके, रमेश जैन, उसने मेरे से स्लैम बुक लिखवाई थी। ऑफ कोर्स आज तो 25 साल हो गए, इस बात को याद भी नहीं होगा, बट लकीली हम कुछ 7-8 साल पहले मिले तो उसके बाद स्लैम बुक वो अवेलेबल थी, और उसने मुझे वो दिखाई कि देखा नहीं तूने ये लिखा था। जब मैंने वापस पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ। तो उसमें मैंने लिखा था आई वांट टू बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए वेल नोन फिनेंस कंपनी। अच्छा, 25 साल 26 साल पहले की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 95। तो 27 साल हो गए उस बात को। तो वो जो सिचुएशन थी कि जो थॉट प्रोसेस उस समय था, समहाउ आई थिंक इट इज डेस्टिनी दैट आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट। क्योंकि 25 साल से जॉब में रहने से कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि आई विल बी हैविंग माय ओन कंपनी एंड डूइंग माय ओन बिजनेस। तो आइडिया कैसे आया कि ऑल अलोंग मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है शुभम जी, जिसमें अधिकतर कैसा होता है कि जैसे आईडीबीआई है, आईडीबीआई में हमने अधिकतर ऐसे केसेस किए जो ग्रीन फील्ड थे। ग्रीन फील्ड मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे आते हैं वो लोग, कुछ उनका प्रोजेक्ट होता है एंड आईडीबीआई वाज फंडिंग। तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स को काफ़ी सारे हैंडल किया, और करीबन 7-8 हज़ार करोड़ की फंडिंग मैंने उस समय करी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट आईडीबीआई। तो वो जो एक्सपीरियंस आया, उसके बाद में मैंने स्किल ग्रुप ज्वाइन किया। अगेन वहाँ पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, हमने 0 से चालू किया और 5,000 करोड़ की फंडिंग करी उस प्रोजेक्ट के लिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस ग्रीन फील्ड को कैसे एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना, मेरा काफ़ी कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा आईडीबीआई के टाइम से भी, और उसके बाद के जितनी भी जॉब थी। फिर मैंने आईएलएफएस ज्वाइन किया, वहाँ पे भी हमने नया डिवीजन चालू किया था एसईजेड का। अगेन आई वाज द फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद में हमने 50 लोगों की टीम खड़ी कर दी उसमें भी, एंड वी वर द टॉप परफॉर्मर। उसके बाद में मैंने जो एजुकेशन कंपनी में मैं एमडी था, उसमें भी हमने 0 से चालू किया था, ड्राइंग बोर्ड स्टेज से कि हम करना क्या है, वहाँ से लेकर के हमने 1500 लोगों की कंपनी क्रिएट करी थी। क्या बात है। तो ये जो एक्सपीरियंस था कि 0 से आप कैसे स्केल अप कर सकते हो बिजनेस को, वो मेरा 25 साल का जो एक्सपीरियंस था, आई वांटेड टू शेयर इट विद फेलो एंटरप्रेन्योर्स। जो मुझे लगा कि क्योंकि मेरा काफ़ी सारा एक सर्कल बन चुका था इन 25 सालों में, और मुझे लगा कि काफ़ी सारा हमें गैप है लोगों में, बिकॉज एक विजन नहीं होता है उनके पास में, या डायरेक्शन नहीं होता है, मेंटरशिप नहीं होती उनके पास में। तो मुझे लगा एक राइट टाइम है, सैचुरेशन भी आ चुका था, मैं अपना जॉब कब तक करता रहूँगा, दूसरों के लिए जॉब कब तक करता रहूँगा, बिकॉज आई एम एडिंग वैल्यू फॉर अदर्स वेल्थ, नॉट फॉर माई ओन वेल्थ। बिल्कुल। तो एक्चुअली कोविड के जस्ट पहले, मे बी अराउंड 6-7 मंथ्स बिफोर, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन। तो उसमें भी मैंने क्या किया कि वेदर आई कैन स्टार्ट माई ओन, क्या चैलेंजेस आएंगे। तो काफ़ी सारे कनेक्ट्स रहे उन 25 सालों में, मैंने कई सारे लोगों से अच्छे कनेक्ट्स हो गए थे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, काफ़ी सारे हुज इन बैंकिंग ऑल्सो। तो मैं इन सब लोगों से मिला, इंक्लूडिंग डीके मित्तल सर जो आरबीआई डायरेक्टर थे, सब लोगों से मिला मैं, और उनसे इनपुट लिए कि व्हाट डू यू फील इफ आई स्टार्ट माई ओन, डू आई मीन अ जॉब। तो जो मुझे इनपुट मिले, बिकॉज दे हैव वर्क विद मी एक्सटेंसिवली, दे नो मी वेरी वेल, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अनिल आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए इसमें। तो मुझे लगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यस आई कैन डू दैट। और फिर मैंने 2019 से मैंने अपना ये कैप्सेवी लॉन्च किया था, रादर टू बी स्पेसिफिक नवंबर 2019 की बात है ये। अच्छा। जब मैंने कंपनी फॉर्म करी, उस समय तो कोविड के खाली आसार नजर आए थे, शुरू नहीं हुआ था, बस हमने इंडिया में इतना नहीं था। तो हमने बड़ा जैसे ही चालू किया था, हमने बड़े लेवल पे इसको लॉन्च भी किया, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था मेरा, तो बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च किया। काफ़ी सारे लोगों से मिला भी मैं इस पीरियड में, जब लॉन्च करने के बाद में, ताकि मेरा बिजनेस स्केल अप हो सके। बट
मार्च में ये लॉकडाउन लग गया, तो वो बिल्कुल। थोड़ा हमारे लिए सेटबैक था। हाँ, सेटबैक था कि हमने जस्ट लॉन्च किया और सडनली Setback कोविड हो आ गया, गया। और कोविड में भी 3-4 महीने के लिए लॉक हो गए घर के अंदर ही। बिल्कुल। बट उसको भी हमने एक पॉजिटिव वे में लिया। उसका पॉजिटिव वे कैसे हो गया कि हमारे पास में करने को कुछ था नहीं। आयुष मेरा जो लड़का है उसको मुझे हाँ। सपोर्ट मिला काफ़ी, ओके। बिकॉज ही इज़ अ टेक्नोक्रेट, IIT पास आउट किया उसने, अच्छा। एंड ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई कंपनी बोर्ड। बिल्कुल। अभी वो मास्टर कार्ड में इज़ वर्किंग देयर एज ए कंसल्टेंट। तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग माई ब्रांड टू मासेस। तो उसने जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के मुझे कई सारे टिप्स दिए, बराबर। काफ़ी सारे उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किए डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के लिए। और जब मैं डिजिटल मार्केटिंग करने लगे हम, तो लोगों को मालूम चलने लगा कि अनिल ने एक नया True. बिजनेस चालू किया। तो हाँ। हमने लॉकडाउन में रहते हुए ये सारे काम किए। क्या बात है। तो हमें रेवेन्यू कुछ नहीं मिली, बट एक रिकॉग्निशन मिल गया लोगों से। मिली, एटलीस्ट लोगों को पता चला कि आई हैव स्टार्टेड माय ओन। हाँ। इसका इम्पैक्ट ये आया कि हमें जैसे ही हमने चालू किया जून में, दो इट वाज लॉकडाउन बट स्टिल वी कुड साइन वन मैंडेट। वाओ, सो दैट गेव अस द मोमेंटम, एंड फ्रॉम देयर वी हैव नेवर लुक्ड बैक। दैट्स अमेजिंग। Yeah. तो बहुत लोगों को जो लगता है कि यार मैं कोविड की वजह से रुक गया, कोविड की वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हुई, कोविड की वजह से मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, अगर कोविड ना होता मैं ये कर लेता। आपके सामने लाइव एग्जांपल है जिन्होंने कोविड के जस्ट पहले चालू किया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उन्होंने फिर भी अपने आप को रोका नहीं और उन्होंने वो ग्रोथ की जर्नी कंटिन्यू की। जून के अंदर उनको फर्स्ट क्लाइंट मिला और उसके बाद आप जानते हैं, जस्ट गो टू गूगल, जस्ट फाइंड कैप्सेवी, आपको सब कुछ मिलेगा इनके बारे में कि कितना बड़ा उन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया है डिस्पाइट कोविड। तो हम 2022 के अंदर हैं, बट ये होता है डिटर्मिनेशन। अगर आपको कुछ करने की इच्छा है आप डेफिनेटली करेंगे जैसे सर ने किया। तो बहुत अच्छी जर्नी थी सर ये चीज़ कि अगर जिसको लगता है कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं है करने का, मेरे पास कोविड है, बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं सर, इसके अलावा 10 और रीज़न मैं दे दूंगा, ऐसा क्या चीज़ आप बताना चाहेंगे जो अपना इंटरव्यू देख रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल्स है, जो को लगता है मेरे पास अच्छी डिग्री है, नॉलेज सब कुछ है, बट मैं जॉब से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, उनको आप क्या बताना चाहेंगे सर? उनके लिए क्या एडवाइस? देखो, मेरा जो उसमें एक एडवाइस रहेगा सबके लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब से बेटर एंटरप्रेन्योरशिप है, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा सबको। क्योंकि जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया, अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, तो यू आर ऑन योर ओन। आप अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, खुद के डिसीजंस ले सकते हो, यू आर नॉट गवर्न बाय अदर्स डिसीजन। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट समझा जाता है। और कहीं पे भी जाना है, यू आर फ्री, आपको घर पे टाइम देना है, यू आर स्टिल फ्री। तो ये एक पॉजिटिव साइड है उसकी। तो जब आप एक तो फर्स्ट यू शुड हैव लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, एनीथिंग वॉट एवर, सपोज आप इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं आप, या कोई और कोई नया इनोवेशन करना चाहते हैं आप, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसको लार्जर पिक्चर जरूर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं जिस भी फील्ड में जा रहा हूँ उसका एक बड़ा साइज क्या है, ग्लोबली क्या चल रहा है मार्केट में, इंडिया में क्या चल रहा है, और इंडिया में भी कितना बड़ा मार्केट है उसका। बिल्कुल, वो अगर हमारा ध्यान रहेगा तो हम अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर सकेंगे। तो अगेन जैसे मैंने बताया, कैप्सावी जब मैंने चालू किया था तो मैंने 50 लोगों से मिला मैं, who's who in the finance and banking। तो उनसे जो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला, एक लार्जर पर्सपेक्टिव मिला कि अनिल ये बहुत बड़ा फील्ड है, यस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। तो एक हमें लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा इसमें एक मार्केट अवेलेबल है। भले lot of players are there, but still there is a market available, and I can create my own niche in the area। बिल्कुल। दूसरा जो चीज़ करनी चाहिए लोगों को कि एक कंप्लीट बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, ना कि ऐसे ही चालू कर देना चाहिए। कंप्लीट बिजनेस प्लान से मतलब है कि आप कुछ भी करना चाहते हो, छोटे लेवल पे भी या बड़े लेवल पे भी, चाहे बैंक की फंडिंग मिले या खुद का फंडिंग भी हो, लेकिन बिजनेस प्लान रेडी होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, पहले महीने में क्या करेंगे, पहले साल में क्या करेंगे, 5वें साल में क्या करेंगे, 15 साल बाद क्या करेंगे। जब आपका बिजनेस प्लान रेडी होगा तो आप डिसीजन उस हिसाब से ले पाएंगे, प्लस अपने आप को कंट्रोल भी कर पाएंगे कि किस महीने में मुझे क्या काम करना है। बिल्कुल। तो जब आप अपना एक बिजनेस प्लान बनाते हो और उसमें साथ में आप अपना क्वार्टरली टारगेट्स, एनुअल टारगेट्स, क्वार्टरली को कन्वर्ट करके वीकली टारगेट्स, तो अगर आप उसमें करते हो तो डेली का रूटीन आपका सामने आ जाता है फिर। बिल्कुल। कि आज मुझे क्या करना है। तो अगर आप जॉब में भी ये सब करते हैं, बट जॉब में से किसी और के लिए करते हैं, यहाँ पर आप खुद के टाइम डिसाइड करते हो कि आज मुझे क्या करना है। जब आप इस टाइप का सीरियसनेस से काम चालू करेंगे तो देयर इज नो चांस दैट यू कैन लुक बैक, हमेशा आपको पॉजिटिव चीज मिलेगी उसमें। वेरी ट्रू। तो बहुत अच्छी बात बोली सर कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। तो आपका कैप्सेवी का क्या लॉन्ग टर्म विजन, आप 20 साल आगे कैप्सेवी को कहाँ देखते हैं, इंडिया में या ग्लोबली?
काफ़ी कुछ हमने इस बारे में सोच समझ के ही काम कर रहे हैं हम लोग, और उस डायरेक्शन में अचीव भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा था हमारा विजन कि कैप्सावे को हम एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाह रहे हैं। तो अभी हम मे बी एक लिमिटेड मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, बट हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो हम एक ग्लोबल विजन की तरफ जा रहे हैं कि हम यूएस में भी काम करें, सिंगापुर मार्केट में भी काम करें, यूके मार्केट में भी काम करें। अकॉर्डिंगली हम अपने टीम, हमारे रिलेशनशिप सब उधर करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास अगर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है आज यूएस का, दैट इज बिकॉज दैट वी हैव इनिशिएटेड दैट इन दैट डायरेक्शन। रिसेंटली आई वाज द स्पीकर ऑन ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो कोई यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आई वाज स्पीकर देयर, मैंने देखा था। आई वाज टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। Again, the motive was that because we want to go global, so these are the steps that we are taking. Wow. So this is the vision that we want to become a global investment banking company, the first choice for any corporate. Now, second vision is इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जब भी नाम आता है तो जनरली हमारे पास एक बड़े कॉर्पोरेट की इमेज आती है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब इट इज लिमिटेड टू ओनली बिग कॉर्पोरेट, बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर रहती है। छोटी कंपनियां जो एसएमईज वगैरह है वो कोई सीए को हायर कर लेंगी, कोई एक लोन एजेंट्स को हायर कर लेंगे एंड दे विल ऑपरेट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कभी सोच भी नहीं सकते वो लोग। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि उनको ऐसा मालूम होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बड़े लोगों के लिए ही है, बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए ही है। सो आवर विजन इज दैट वी वांट टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर एसएमईज, एक्सक्लूसिव फॉर एसएमईज। तो हम जैसे एक हम नाम अटैच कर देते हैं ना कि एसएमई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग शुड सिनर्जाइज विद एसएमईज, ऐसा एक हमारा विजन है। तो ग्लोबल भी बनना चाहते हैं बट इंडियन मार्केट में रह करके इंडिया के एसएमईज को भी ग्रो करवाना चाहते हैं साथ में। राइट। थर्ड जो मेजर चैलेंज आता है एसएमईज के लिए या स्टार्टअप्स के लिए इज द फंडिंग। सबसे बड़ा चैलेंज है फंडिंग। आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैशन भी है लोगों के पास में, बट फंड नहीं आता उनके पास में। और फंड के लिए जो मैंने चैलेंज नोट किया, जो मेरा पास्ट इतने सालों की जर्नी में जो मैंने फंडिंग देखी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है फंडिंग लेना। इट्स नॉट इजी टास्क। तो हम एक फंडिंग डायरेक्शन में भी हम अपना खुद का एक फंड क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा। विच विल बी मैनेज्ड बाय कैप्सावे ग्रुप। Wow. So that is our another long-term objective. We have already started towards that, and very soon we'll be launching our own fund also. क्या बात है। और सीआरएम में भी आपने अभी रिसेंटली चालू किया था सीआरएम सिस्टम। That is the fourth thing, yeah. अच्छा। So that is the fourth thing. Good that you reminded. So fourth thing is again जब हम SMEs के साथ बातचीत करते हैं तो जनरली सारे SMEs, सारे में 80 to 90% SMEs they operate in a limited scale. True. जिसमें अगर एक जैसे CRM जैसे आपने बताया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कोई भी सॉफ्टवेयर फॉर दैट मैटर, जनरली वो बोलते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, या एक्सेल क्योंकि में ये काम बहुत चलता है। एक्सेल में काम चलता है या डायरी में काम चलता है। तो कोई लीड भी आई तो डायरी में लिख देंगे या एक्सेल में लिख देंगे, और वो एक्सेल का कोई पता नहीं, क्योंकि 10 दिन बाद फाइलें चेंज हो जाएगा, फाइलें मिलती नहीं है, या फाइलें मिलती नहीं है, कंप्यूटर करप्ट हो गया या आदमी चेंज हो गया तो पुरानी फाइल तो गई। एक जो लीड आती है वो लीड की जनरली ड्यूरेशन जो रह जाती है वो 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना। उसके बाद में यू डोंट रिमेंबर कि मैंने कभी उससे काम भी करना। बिल्कुल। सेकंड जो हमने ऑब्जर्व किया कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लार्ज कॉर्पोरेट के लिए है, वैसे ही CRM वाज लिमिटेड टू लार्ज कॉर्पोरेट ओनली, क्योंकि इतना बड़ा कॉस्ट रखा हुआ है उन्होंने सॉफ्टवेयर का कि एसएमईज को लगता है कि हमारे अप्रोचेबल है नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमने जो CRM बनाया हुआ है दैट इज अगेन एक्सक्लूसिव फॉर एसएमईज, जिसमें एकदम नॉमिनल कॉस्ट रख के हमने बनाया कि आप उसको यूज करना चालू करो, बिकॉज मेजर चैलेंज आता है उसको यूज करने में। आप अगर पेमेंट दे देते हो और फिर यूज नहीं कर पाते हो तो आपको वो पेनफुल हो जाता है। तो हमारा फोकस है कम कॉस्ट में आप दो ताकि वो यूज करना चालू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े उसमें ताकि वो बिजनेस को ऑटोमेट कर सके। जब आपके पास ऑटोमेट हो जाता है देन एंटरप्रेन्योर कैन थिंक ऑफ अदर स्टफ्स जो बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक लार्ज स्केल पे ले जाना चाहते हैं विच दे कैन कंट्रीब्यूट टू इंडियन इकोनॉमी। तो उस डायरेक्शन में सोचने के लिए टाइम चाहिए आपके पास। अगर आप रूटीन से बाहर निकलेंगे तो टाइम मिलेगा, नहीं तो आप उसी में घुसे रह जाएंगे। प्लस एक डैशबोर्ड पे अगर एक आपके पास पूरी इमेज आती है कि मेरा कौन सा रीजन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सा साउथ रीजन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सा मेरा टीम मेंबर ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये सारे डैशबोर्ड से इन्फॉर्मेशन आती है बिकॉज ऑफ CRM। तो अगेन इट इज़ अ गुड डिसीजन मेकिंग फॉर देम। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब अगर मैं CA से रिलेट करूँ इस चीज़ को, अब किसी को अगर ऑब्जर्व करना, अगर MD है कंपनी का, उसको अगर किसी चीज़ का एनालिसिस करना है, वो 10,000 जर्नल एंट्री देख के एनालिसिस नहीं कर सकता। बैलेंस शीट या PNL चाहिए जो एक कंसाइज चीज़ है, जो सिस्टम से बनी है, उसको देख के एनालिसिस कर सकता है। तो आपका CRM सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे
क्योंकि एसएमईज कहीं ना कहीं उनको लगता है एक्सेल जो कि कोई भरोसा नहीं है, पेपर हो सकता है गुम गया, हो सकता है जल गया, हो सकता है किसी ने फाड़ दिया और आपको नहीं मिल रहा है अभी, राइट। सीआरएम मेरे को लगता है बहुत अच्छा टूल होगा जो एसएमईज हैं। और मुझे लगता है सर जितना आप बता रहे हैं, जिस विजन से आप बता रहे हैं, अगले 10 से 20 साल में मुझे ऐसा लगता है अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस का नाम आएगा तो कैप से भी सबसे टॉप पे आएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, यही तो है, थैंक यू। यही गोल है। और आई नो जितनी आपके पास क्लैरिटी और जितना आपके पास बड़ा विजन है, आई फील कि सर उसको रियलिटी बनते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। करेक्ट। हम इस पे एक और आईपीओ में भी एक लोगों को लेके आ रहे हैं। ऐसे में आईपीओ इज अ गुड टूल अवेलेबल एंड वी हैव गुड कनेक्ट्स विद बोथ एनएससी एंड बीएससी। अच्छा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एसएमईज को वी आर पुशिंग देम फॉर आईपीओ। रीज़न क्या है कि कई सारे लोग हैं, कई सारे एसएमईज है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड एंड दे हैव हिडन वेल्थ but they don't know their wealth. So stock exchange is the platform where they can reveal their actual worth. राइट। और उसके बाद ऑब्वियसली पब्लिक भी उनके अंदर इन्वेस्ट करेगी, तो अपना बिजनेस कैरी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आपको लगता है कहीं ना कहीं आप स्टक हो, ही इज द राइट पर्सन टू मीट, ताकि आप अपने आप को ग्रो कर पाओ इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो सर मैंने देखा आप सोशल मीडिया पे जब भी मैं जाऊंगा, आपका प्रोफाइल अगर मैं सर्च करता हूँ, और आप भी सर्च कर सकते हैं सर का प्रोफाइल, एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में जाते रहते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, स्पीच देते हैं, बहुत जगह आपको कीनोट स्पीकर की तरफ बुलाया जाता है। क्या रीज़न है कि आप ये चीज़ें करना पसंद करते हैं, और किस तरह से आप देखते हैं कि ये चीज़ें आपको आपके बिजनेस में भी हेल्प करती है? शुभम देखिए, उसमें क्या था कि जब मैंने बिजनेस चालू किया, तो उससे पहले उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं, और उसके पहले मैं नेटवर्किंग में जीरो था। मीन्स मुझे पसंद भी नहीं थी, शाई था, राइट। तो लोगों से बात करने में मुझे लगता था, स्पेशली अगर लेडीज़ है तो बिल्कुल ही बात नहीं कर पाता था मैं। तो जब मैंने अपना बिजनेस चालू किया, जैसे मैंने बताया नवंबर 2019 में, तो उसके बाद में जब लोगों से बातचीत किया तो मुझे लगा कि नेटवर्किंग ये ऐसा चीज़ है जो मुझे लोगों से मिला सकता है। तो इसके लिए फिर मैंने कई सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़ना चालू किया मैंने, एक एक करके। और जब मैं अपनी बात जब मैं बोलने लगा लोगों को कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 25 साल का, तो लोगों को लगा कि ही इज टॉकिंग सेंस। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाना चालू किया वेरियस प्लेटफॉर्म पे, और जब बुलाना चालू किया तो मुझे भी लगा कि जब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ तो पीपल आर गिविंग अटेंशन, पीपल आर रेजिंग क्वेश्चंस, दे हैव जेन्युइन क्वेश्चंस इन देयर माइंड। एंड जब मैं अपना एक्सपीरियंस जब उनके साथ शेयर करता था कि मैंने अपनी कंपनी में जब इस टाइप की चैलेंज आए थे तो हाउ डिड आई मिटिगेट दोज चैलेंजेस, तो लोगों को लगा कि समहाउ they were able to connect their business with my business, जो मेरा एक्सपीरियंस था। एंड दैट इज हाउ आगे से आगे चलता रहा। रिसेंटली मुझे एक एग्जांपल याद है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ने मुझे बुलाया था एज ए स्पीकर। उनका एनुअल फंक्शन था और उसमें करीबन 150-200 स्टूडेंट्स थे जो वांटेड टू नो कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे तो क्या चैलेंजेस होते हैं एंड शुड वी गो फॉर इट। तो दे इनवाइटेड मी कि इफ़ यू कैन गाइड देम। और जब मैंने इनके साथ इंटरेक्शन किया, उनके क्वेश्चन आंसर्स को किया, तो मुझे भी लगा कि काफ़ी कुछ मैं शेयर कर पाया उनको उनके हिसाब से। और उनके क्वेश्चन भी जेन्युइन थे कि आज की मार्केट में आइडिया की क्या वैल्यू है, किस टाइप के आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग मिलती है कि नहीं मिलती है, स्केल कैसे किया जाता है उनको। ये जो क्वेश्चन थे आज की डेट में जो स्टूडेंट्स के, तो अगर हम राइट टाइम पे उनको अगर हम बता पाएँ तो शायद जो आज अधिकतर कॉलेजेस से कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं और लोग जनरली इंटरव्यूज़ में जाना चाहते हैं और जॉब में जाना चाहते हैं, अगर हम उनके साथ बातचीत करके एंटरप्रेन्योरशिप के बेनिफिट्स को अगर बता सकें तो शायद हमारा पास जो हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं या मेक इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक हम आई थिंक सक्सेसफुली कर सकते हैं by mentoring them timely and rightfully। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बोली, बिकॉज क्या होता है ना, हमको लगता है कि हमको बहुत कुछ आता है, लेकिन जब तक हम लोगों से शेयर नहीं करते हमको नहीं पता वो कितना वैल्यूएबल चीज़ है। जब हम उनसे शेयर करते हैं उनको लगता है कि वाह क्या शेयर किया आपने, और फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है यार मैंने पहले क्यों नहीं किया ये चीज़ें जब मुझे इतना आता था। तो अगर आप भी ऐसे प्रोफेशनल है, जैसे लगता है 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल 20 साल 50 साल, अगर आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं आपका एक्सपीरियंस, तो आप वो एक्सपीरियंस से किसी को हेल्प नहीं कर पा रहे हो। जब तक उस एक्सपीरियंस से किसी को हेल्प नहीं करेंगे, आपके उस एक्सपीरियंस होने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, बिकॉज आपका वो एक्सपीरियंस किसी के काम नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ऐसे आप नेटवर्किंग करने लगे, बहुत लोग आपको बुलाने लगे। आई नो पार्ट हो तजुर्बा ग्रुप के भी, राइट? वहाँ से भी आपने बहुत बिजनेस ग्रोथ देखी, आपने बहुत लोगों से आपसे मिला।
क्या किसी इंसान को जो कि बिजनेस में आना चाहता है या ऑलरेडी बिजनेस में है, क्या उसे सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ ग्रुप ज्वाइन करें, और अगर हाँ तो क्या बेनिफिट हो सकता है उन्हें? डेफिनेटली, मैं अगर बिकॉज आपने तजुर्बा का बताया तो थोड़ा सा मैं तजुर्बा के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कैसे जुड़ा और मुझे किस तरीके से उसका बेनिफिट हुआ। तो लॉकडाउन के टाइम की बात है, जब हम लॉकडाउन में थे तो ऑनलाइन ही ऑप्शन बचा था सबके पास में, और जूम ने एक लकीली वो प्लेटफॉर्म क्रिएट भी कर दिया। तो उसी सिलसिले में आई गॉट इन टच विद मिस्टर सुरेश मशरमनी, जो तजुर्बा के फाउंडर है। तो जब उनसे बातचीत करा, उनसे हम डिस्कशन में हुआ, तो उन्होंने कई सारे टिप्स दिए नेटवर्किंग के ऊपर और सेल्स के ऊपर, हाई टिकट वैल्यू कैसे सेल्स कन्वर्ट किया जाता है, कई सारे थ्योरीज है सेल्स की, उन्होंने प्रैक्टिकल वे में बताया उनको। तो एक अच्छा कनेक्ट हो गया उनके साथ में। और फिर उन्होंने ये जब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बॉम्बे में चैप्टर लॉन्च किया उन्होंने, आई जॉइन दैट चैप्टर, जिसमें हम करीब उस समय 25-30 के आसपास मेंबर ही थे। आज की डेट में तो करीबन 300 मेंबर जुड़ गए हमारे बॉम्बे में। एट पैन इंडिया देयर आर अबाउट 1500 मेंबर्स तजुर्बा में। तो जो बेनिफिट हुआ कि ऑनलाइन में ही, जैसे एक बड़ा चैलेंज था कि हाउ डू वी मीट पीपल, क्योंकि बिना मिले तो धंधा आता नहीं होता है। सही है। तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग हो गया कि हम ऑनलाइन लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात को बता पा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता पा रहे हैं, एंड पीपल आर लिसनिंग टू अस। और सामने पीपल कौन है? एंटरप्रेन्योर्स ही है, जो कि कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहे होंगे अपना ही। बिल्कुल। तो वो जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट मिला हमें कि तजुर्बा की वजह से, कि यू कैन क्रिएट सेल्समैन फॉर योरसेल्फ। क्योंकि नेटवर्किंग में क्या होता है कि आप अपनी बात बताते हो जब लोगों को, तो सामने वाला आपके प्रोडक्ट को समझता है, जब समझेगा तो देन ही बिकम स्पोक पर्सन फॉर यू। वो आपके बारे में लोगों को बताएगा कि मैंने ये बोला, अनिल गोयल ऐसा कर रहा है। बिकॉज ऑफ दोज रेफरेंसेज वी गॉट सो मच ऑफ बिजनेस नाउ कि नाउ आई एम नॉट वेरी एक्टिवली प्रमोटिंग आल्सो माय बिजनेस। वैसा हो गया अभी रिपल इफेक्ट चल रहा था। अभी रिपल इफेक्ट चल रहा है। एग्जैक्टली। हो रही चीजें अपने आप। आपने जैसे पूछा कि हाउ डू यू सजेस्ट कि लोगों को नेटवर्किंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, माय वोट इज 100% दे शुड डू द नेटवर्किंग। और जितना आप अपने बिजनेस को टीम के प्रोसेस से या ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू जितना ईज आउट करेंगे, तो यू विल हैव मोर टाइम फॉर नेटवर्किंग। और जितना आप अपने नेटवर्किंग करेंगे पर्सनल लेवल पे या कंपनी लेवल पे, उतना बिजनेस ग्रोथ में बेनिफिट मिलता है इसका। मैंने तो अपार्ट फ्रॉम तजुर्बा आई हैव जॉइन मेनी मोर नेटवर्क नाउ, एंड ऑल ऑफ देम आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड हैप्पी फॉर दैट, एंड डेफिनेटली इट इज़ हेल्पफुल। और इससे एक और चीज़ में जो सीखने को मिलती है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस से करता हूँ, अगर आप अपने ऊपर से लोगों के साथ जुड़े हुए रहोगे जिनके पास अपने से ज़्यादा नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं वो अपने को बेनिफिट करता है, बिकॉज अपने को उनका नॉलेज भी मिल रहा है और प्लस वो लोगों का नॉलेज मिल रहा है या उनसे शेयर कर पा रहे हैं जो शायद हमारे लेवल पे भी है। तो एक दूसरे को हम बेनिफिट कर सकते हैं उस रिलेशनशिप से। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट गुड दैट यू रिमाइंडेड। एक अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्सेप्ट मिला, बुक रीडिंग एवरीवन सजेस्ट करे। बिल्कुल कि बुक पढ़ना चाहिए, ह्यूमन बुक पढ़ना चाहिए। आपने भी शायद नहीं सुना होगा ह्यूमन बुक। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ह्यूमन बुक। ह्यूमन बुक मीनिंग क्या है कि आपके पास कई सारा एक्सपीरियंस है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने भी कई सारी चीज़ें समझी होगी। आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो कई सारी चीज़ें आपको मिली होगी। नाउ इफ आई वांट टू नो फ्रॉम यू, सो आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू टू लर्न मोर फ्रॉम यू। वो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो दैट इज इट्स अ कॉन्सेप्ट ह्यूमन बुक। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। उसमें क्या होता है कि कई सारी कंट्रीज में वो ऑपरेट कर रहा है, जिसमें अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर आदमी है जिससे मुझे मिलना है, तो आई कैन टेक हिज टाइम ऑन रेंट। जैसे बुक रेंट पे लेते हो या खरीदते हो, वैसे आप उस ह्यूमन को आप अपने टेबल पे बिठाएंगे और आपस में बातचीत करते हो, एंड देन यू शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड देन ही विल शेयर हिज नॉलेज, तो उससे आपको लर्निंग मिलती है। ये कॉन्सेप्ट है। मैं क्यों शेयर किया ये, बिकॉज सेम चीज वी आर गेटिंग इन द नेटवर्किंग। जैसे आपने बताया ना कि कई सारे आप अपने बड़े लोगों से मिलते हो तो आपको नॉलेज मिलता है, तो सेम इज विद कॉन्सेप्ट ये नेटवर्किंग में। आप जब नेटवर्किंग करते हो तो कई सारे आपके पास एक्सपीरियंसेस है, जो कुछ एक्सपीरियंस उनके पास होगा जो मेरे काम का होगा, कुछ मेरे पास होगा जो उनके काम का होगा, एंड दैट इज हाउ वी ग्रो। सिचुएशन आर सेम व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू हैव द सेम सिचुएशन, बट हर एक का सिचुएशन से डील करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जब अलग अलग तरीके होते हैं और आप उन तरीकों से समझते हो, देन यू कैन अडॉप्ट बेस्ड ऑन योर सुटेबिलिटी। राइट, दैट इज हाउ वी इंटरेक्ट विद पीपल। हम 1 घंटा उसको हम नाम देते हैं बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग, BDM। तो जो हमारे मेंबर्स है तजुर्बा में या और भी प्लेटफॉर्म में, हम फोर्टनाइट में, वीक में एक बार हम मेंबर्स चूज करते हैं
और वीक में करीबन करीबन 4 या 5 लोगों से हम मिलते हैं ऐसे। अच्छा। और जब मिलते हैं तो वी इंटरेक्ट इन डेप्थ आपकी उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में, उनके सक्सेस स्टोरीज के बारे में, एंड दैट इज हाउ वी लर्न। वेरी ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ग्रोथ का, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है आसपास का, किन लोगों से हम घिरे हुए हैं। अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि यार जो कर रहा है ठीक है, आगे क्या करेगा बढ़ के, जो चल रहा है वो ठीक है, कहीं ना कहीं वो लिमिटेड कर देता है आपकी ग्रोथ को। बट आपके पास जब ऐसे लोग हैं जो खुद एम्बिशियस हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है। इसके लिए जो मेरी बुक आ रही है अभी, थर्ड एलिमेंट उसके अंदर मैंने डाला है एनवायरनमेंट के ऊपर सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एनवायरनमेंट आपको पूरा तरह से चेंज कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। कांग्रेचुलेशंस फॉर द बुक। थैंक यू सो मच। तो ये चीज, क्योंकि एनवायरनमेंट की मैं बात भी इसके लिए कर रहा हूँ बिकॉज कई बार हमको लगता है यार मेरे को सब कुछ आता है, मैंने इतने 20 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे क्या जरूरत है लोगों से मिलने की। बट मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरत है, और आपने जैसा बताया कि कितना फायदा होता है ना कि बिजनेस में, बट पर्सनली भी आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं उन लोगों के साथ। थैंक यू सो मच सर, वो जो आपने शेयर किया आपकी इनसाइट्स। अभी एक और चीज़ जो मेरे को दिमाग में आती है, और मैंने आपके बारे में जब रिसर्च किया, आप बहुत सारी कंपनीज के एडवाइजरी बोर्ड पे हैं, कुछ कंपनी के अंदर आप हैं और कुछ आपकी कंपनी भी एडवाइजरी बोर्ड पे हैं। जब कोई आउटसाइडर सुनता है उन्हें लगता है कि यार बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आई एग्री, बहुत अच्छा लगता है देख के कि यार मैं किसी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ। बट ऐसी कुछ चीज़ें होगी जो लोग नहीं जानते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो चीज़ के आने के बाद। अगर मैं कहीं पे हूँ तो इट्स नॉट कि यार सब अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होगी जहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे मुझे देखना है और सिक्योर करना है कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ क्या मैं उसको अच्छे से लेवरेज कर पा रहा हूँ, क्या उनको उतना बेनिफिट दे पा रहा हूँ। तो उसको लेके कुछ शेयर कीजिए सर हमारे साथ, जिससे हम सीख पाएँ। श्योर, मैं उसमें 3 चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं पहला तो एडवाइजरी रोल कैसे मिलता है, हाँ, ताकि सबको बेनिफिट हो उसका। सेकंड, जो आपने पूछा कि एडवाइजरी रोल लेने के चैलेंजेस भी कुछ होते होंगे, बिल्कुल, तो चैलेंजेस क्या है, और तीसरा है कि हम किस तरीके से उसको मिटिगेट कर सकते हैं उन चैलेंजेस को। तो एक तो एक IICF बॉडी है करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी है, जो ये आपको सर्टिफिकेशन देती है कि यू आर ऑथराइज्ड टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके। तो जो भी प्रोफेशनल्स है, आई थिंक दे शुड परस्यू दैट कोर्स, एंड देयर इज अ डेटाबेस अवेलेबल, and through the database you can get lot of opportunities to be an independent director on the advisory board. Wow. So I would suggest most of the chartered accountants, they should do that. So that is one part of how to do that. And second, जो challenges आते हैं, of course सबसे अच्छी बात है कि reputation है, आपको लोगों से मिलने को मिलता है। जैसे हमने अपनी कंपनी में भी, जैसे आपने बताया कि we also have advisory board and we also have independent directors, इंक्लूडिंग देवाशीष मलिक सर, जिनको मैंने IDBI में मेरी रिपोर्टिंग थी उनको, ही इज़ गाइडिंग अस ऑन आवर बोर्ड इन द कैपेसिटी ऑफ वाइस चेयरमैन। और पर्पज़ ये था हमारा लेने का कि एक थर्ड पार्टी व्यू मिलता रहता है, बिकॉज आप अपनी कंपनी में खुद ओनर है, यू डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीबडी। और जब आप एनीबडी रिपोर्ट नहीं करना आपको, तो हाउ डू यू ग्रो, पता कैसे चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। दैट इज वेयर द एडवाइजरी बोर्ड कम्स इनटू प्ले, ताकि हर क्वार्टर में एक बार या पीरियडिकली व्हाटएवर यू डिसाइड, एटलीस्ट दे विल गाइड यू दैट वेदर यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। बिल्कुल। और आपने जो अभी तक एक्शन लिए थे वो एक्शन सही है या नहीं है, उनका एक रिविजिट भी हो जाता है। और प्लस एक आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि मुझे 3 महीने में अगली बार बोर्ड को बताना है कि मैं क्या करूँ करके। तो दिस I would always advise all the SMEs that you should have independent board also with you, even though it is not compulsory as per law, but still you should go for it. क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ देखनी है, ना कि ये देखना कि लॉ में है कि नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं कि वो अननेसेसरी इंटरफेयर करेंगे मेरे बिजनेस में, क्यों उनको मेरे बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए। बट मेरा पॉइंट है कि देखिए, आपने अगर कंपनी फॉर्म करी है तो पब्लिक के लिए ना, तो सब चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल पब्लिक में। When it is everything is available, then what is to hide? छुपाना क्या है? छुपाना तो नहीं है कुछ। जब छुपाना पब्लिक से भी नहीं है, तो फिर जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उनको भी क्या छुपाना है। और वो हमसे कहीं ना कहीं आगे, किसी ना किसी चीज में हमसे आगे, तो क्या करेंगे वो उस चीज को ऐसा करके कि यार ओ ये मेरे को मिल गया, अब मैं कुछ अलग करूंगा। नहीं, वो आप गाइड करेंगे। और ये रोल होता है एक मेंटोर का, एक एडवाइजर का। तो जो चैलेंजेस जो आते हैं ना, अगर इफ आई एम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सम कंपनी, तो मेजर चैलेंजेस आते हैं शुभम जी कि बिकॉज यू आर ऑन द बोर्ड, आप क्वार्टर में एक बार मिलते हैं या मंथ में एक बार मिलते हैं या 2 मंथ्स में एक बार मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पीरियोडिसिटी।
तो उसमें आप खाली आपके पास में जो पेपर आए हैं वो पेपर ही आपके लिए सब कुछ है। इसके अंदर ट्रांजेक्शन में क्या क्या हुआ है वी डोंट हैव एनी नॉलेज। तो एक बहुत बड़ा रिस्क लेके चल रहे हैं हम लोग कि अंदर कुछ और चल रहा होगा और पेपर में कुछ और आ रहा होगा, देन हाउ डू यू नो। उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब आप ये एग्जाम पास करते हो, जो मैंने बताया था IACA का एग्जाम, तो ये सारी गाइडलाइन उसमें बताते हैं कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या चेक पॉइंट्स है और आपका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके ऊपर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं आपके ऊपर, ये सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। तो एक तो ये एडवांटेज हो जाता है कि आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से मिलना है। सेकेंड जो हमें करना चाहिए, बिफोर यू ज्वाइन एनी एडवाइजरी बोर्ड, तो उनके की मैनेजरल पीपल होते हैं, उनका आप नॉलेज लीजिए कि वो लोग कौन किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनका पास्ट बैकग्राउंड क्या, अपार्ट फ्रॉम द फाउंडर डायरेक्टर्स। फाउंडर तो होते ही हैं बिल्कुल, बट फाउंडर्स के अलावा उनके जो की मैनेजरियल पर्सन है, वो कौन है, चाहे CFO हो गए या नेशनल सेल्स हेड हो गए या और भी कोई मार्केटिंग ऑफिसर हो गए, मार्केटिंग ऑफिसर्स हो गए, उनको आप अगर नॉलेज ले लेंगे कि हु आर द पीपल हु आर सपोर्टिंग देम, तो आपको कुछ हद तक एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि यस व्हेन दे आर कनेक्टेड, तो इसका मतलब उनका पास्ट बैकग्राउंड इज गुड, तो पीपल कंपनी इज डूइंग गुड इंडिपेंडेंटली। हाँ, कंपनी अच्छी, और मेरे को भी ऐसा रिस्क नहीं है कि यार रेपुटेशन लॉस हो जाएगा अगर मैं इस कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड पे आ गया तो। सो दीज आर द थिंग्स। प्लस एक जैसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें नंबर्स का नॉलेज होता है। तो जब भले ही जैसे एक डॉक्टर के पास भी प्रेस्क्रिप्शन जाते से या प्रेस्क्रिप्शन या जो रिपोर्ट आती है तो उससे मालूम चल जाता है कि मरीज में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे CA के लिए है। तो जब नंबर्स आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अंदर क्या हुआ रहेगा, क्या हो सकता है। वो एक एडवांटेज है हमारे साथ में, बिल्कुल, कि हम पेपर पूरे ना भी देखें तो भी हमें समझ में आ जाता है। तो एक विसल ब्लोअर करके एक कॉन्सेप्ट होता है, तो हम लोग उसमें वी कैन टेक ऑब्जेक्शन इन दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस। ओके, और वो भी इंडिपेंडेंट व्यू होना चाहिए आपका कि मेरे को ये लगता है इस रीजन की वजह से। एंड इफ वी गेट सेटिस्फैक्शन देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, यानी बहुत वैल्यूएबल था। और ये मैं इसके लिए शेयर करना चाहता था आप लोगों से, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को लगता है कि यार मैं को किसी का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनना चाहिए क्या, या अगर आप एंटरप्रेन्योर हो आपको लगता है क्या मुझे किसी को हायर करना चाहिए एडवाइजरी बोर्ड में, ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको किसी को एडवाइजरी बोर्ड पे लेना चाहिए ताकि आप अपनी बिजनेस में ग्रो होते रहो। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी डिग्री हो सकती है, किसी के पास CS होगी, CWA होगा, MBA होगा, उसके अलावा अगर एक आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या प्रिंसिपल्स आप उनको बोलेंगे या क्या स्किल्स बोलेंगे कि उनके पास हमेशा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो डेवलप करनी चाहिए ताकि वो हमेशा थ्राइव करे अपनी लाइफ एंड बिजनेस में? देखो डिग्री तो ज़रूरी है, हर एक में डिग्री तो है ही, बट मेरे डिग्री के अलावा जो मैं पिछले 25 साल 30 साल से जो फॉलो करते आया हूँ, कुछ मैंने अपने प्रिंसिपल बनाए हुए हैं विच आई कैन से कि जो कंट्रीब्यूट करता है आपकी ग्रोथ के लिए। बिल्कुल, सबसे पहला जो मैं समझता हूँ कि अगर आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, आइदर यू आर इन अ जॉब और यू आर हैविंग ओन बिजनेस, आपसे जो एक्सपेक्टेशन है यू शुड ऑलवेज डिलीवर मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ओवर डिलीवर तो आपको यू विल बी ऑलवेज गुड इन द आइज ऑफ एवरीबडी, क्योंकि हर कोई आदमी ज़्यादा पसंद करता है, कम पसंद नहीं करता। तो चाहे जॉब में भी है, कई सारे मैं जब इतने सारे लोगों, मैंने कम से कम आज तक 2000 से ज़्यादा इंटरव्यू ले लिए होंगे, तो जब आप के पास लोग काम करते हैं तो कई सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं जो जनरली अपनी सैलरी को कंपेयर करेंगे अपने काम से। कि मुझे इतनी सैलरी में मैं इतना ही काम करूंगा, अगर ज़्यादा काम करवाना है तो मुझे आप ज़्यादा पैसा दीजिए। कॉमन चीज़ है, हम भी शायद कभी ऐसा सोचे होंगे, करते होंगे, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरा उसमें ऐसा सजेशन रहता है कि सैलरी और काम का कोई लिंक नहीं है। काम आप डिलीवर करेंगे तो सैलरी तो काम के हिसाब से मिलेगी आपको, ना कि सैलरी है तो काम मिलेगा, वैसा नहीं है। बिल्कुल। तो आप ओवर डिलीवर कीजिए, ओवर डिलीवर करेंगे तो सामने जो भी आपका एम्प्लॉयर है या जो भी आपको देख रहा है वो तो जानता है ना कि यू हैव ओवर डिलीवर्ड। तो आज नहीं तो उस जॉब में या अगली जॉब में कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में, उसमें भी ओवर डिलीवर कीजिए। ओवर डिलीवर के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑर्डर 100 चीज़ का मिले और आप 200 चीज़ दे दो, नॉट मीनिंग दैट, बट उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे आपने मान लो कमिट किया था कि 15 दिन में हम आपको डिलीवरी दे देंगे, 15 दिन की जगह आप 14 दिन में देने की ट्राई कीजिए, दैट इज ऑल्सो ओवर डिलीवरी। ट्रू, कि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मुझे यार 15 दिन से कई सारी चीज होती है जिसमें क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं कि 3% रिजेक्शन पॉसिबल है, आप 3% की जगह 2.5% रिजेक्शन का माल दीजिए उनको, क्वालिटी का इंप्रूवमेंट कीजिए उसको। तो ये सारी चीजें जो ओवर डिलीवरी को डिफाइन करते हैं। बराबर, इसका यही मतलब नहीं कि फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियल पे आप बहुत चीजें कर सकते हो जिसकी वजह से ओवर डिलीवर हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल मैंने फॉलो किया अपनी लाइफ में
कि आई ऑलवेज ओवर डिलीवर एंड दैट इज हाउ यू ग्रो. अगर आपने, जैसे मैं जॉब में भी था और मैंने कमिट किया कि मैं 50 करोड़ का बिजनेस करूंगा इस पर्टिकुलर पीरियड में, और 50 की जगह अगर मैंने 55 कर दिया, अगेन इट इज ओवर डिलीवरी. बिल्कुल, ओवर डिलीवरी, उसके लिए ओवर डिलीवर है. एंड सेकंड है, आपने भी जैसे अभी बताया था कि जितना भी आपके पास नॉलेज है, यू शुड ऑलवेज शेयर विद अदर्स. नॉलेज हर एक के पास होता है, यू कैन एक्वायर नॉलेज. जैसे मैंने भी IIM का जो कोर्स किया या हार्वर्ड का कोर्स किया, ये सब नॉलेज गेन किया मैंने, बट उस नॉलेज गेन को अगर मैं अपने पास ही रख लूंगा तो देयर इज नो मीनिंग. तो जितना नॉलेज है आपके पास में, वो नॉलेज यू शुड ऑलवेज शेयर विद अदर्स. जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, बिकॉज बराबर आप किसी को सिखा रहे हैं तो आपको भी कंटिन्यूस सीखना पड़ेगा ताकि आप सिखा सके किसी को. एंड थर्ड जो मेरा प्रिंसिपल है कि यू शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल. जब भी आपको कोई भी कहीं पे भी अपॉइंटमेंट है, कोई भी टाइम है, तो जितना आप पंक्चुअल आप रहेंगे, आपकी इमेज वैसी बन जाएगी. मेरी इमेज लोगों को ऐसा ही है, इंक्लूडिंग मेरे रिलेटिव्स भी. अगर उनको मैंने बोला कि 7 बजे मैं पहुंचूंगा, मतलब अगर 7:05 भी हो गया तो उनको लगेगा कि नहीं कुछ मिस्टेक हुई अनिल के साथ में, इसका मतलब. तो वो मुझे ऐसा जनरली, जैसे लाइन्स क्लब वगैरह में कई जगह होता है कि हम टाइम देते हैं और उनको मालूम होता है कि 7 बजे का टाइम है, मतलब 7:30 8 बजे तक पहुंचना है. बट अगर मुझे कोई टाइम देता है, दैट मींस उसको मालूम है कि आई विल बी देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो इससे कोई बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन वगैरह नहीं होता है, बट एक इमेज बिल्टअप होती है आपकी उससे. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रांड वैल्यू बाय रीचिंग ऑन टाइम. ये 3-4 फैक्टर्स है जो मैं सोच रहा हूँ कि आपके इन एडिशन टू योर डिग्रीज आपकी कुछ क्वालिटीज आप अपना होनी चाहिए ताकि लोग आपको उस नज़र से देखना चालू करें, एंड अकॉर्डिंगली दे विल रिमेंबर योर इमेज लाइफ टाइम इन देयर माइंड. बहुत की स्किल्स थी. ओवर डिलीवर आपको करना है हमेशा, आपको पंक्चुअलिटी पे मेंटेन रखना है. और थर्ड सर ने बात की, सर आपका थर्ड वाला कौन सा था? ऑलवेज शेयर विद अदर्स. ऑलवेज शेयर विद अदर्स. अगर आप ओवर डिलीवर करेंगे, आप ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे और आप पंक्चुअल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से थ्राइव करेंगे, जैसे सर ने किया है. तो सर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जो हमारे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं अभी इंटरव्यू को, ऐसा क्या उनके लिए मैसेज है जो वो इमीडिएटली सीख सके और इम्प्लीमेंट कर सके अपने लाइफ एंड करियर में? देखिए, आई वुड सजेस्ट ऑलवेज कि हार्ड वर्क पेज ऑफ इन लॉन्ग रन. जितना आप ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा. हार्डवर्क से मीनिंग सिंपल ऐसा नहीं है कि आपको एक्चुअल हार्डवर्क करना है, मेंटली ऑल्सो यू कैन वर्क हार्ड. एंड हार्डवर्क करने के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल भी रहना है ताकि आपको मेंटल एनर्जी मिलती रहेगी, और एक बॉडी को फिट रखना जरूरी है. इफ़ योर बॉडी इज़ फिट, योर माइंड विल बी फिट, एंड इफ योर माइंड इज फिट, एवरी टाइम यू विल ग्रो. बिकॉज आपका जब सोच अच्छी है, आपकी पॉजिटिव सोच है, तो आपके एक्शंस भी सारे पॉजिटिव होंगे. एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा आपको. एंड दिस इज हाउ माय एडवाइस टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स वुड बी दैट यू रिमेन एक्टिव इन माइंड ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो, एंड डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि सर आज मैं सुबह ही कुछ लिख रहा था और उसमें मैंने एक चीज़ लिखी, एक्सेल में आप शॉर्टकट चला सकते हैं, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं वो इतने शॉर्टकट नहीं चलेंगे. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. जब मेहनत करोगे और आपका हेल्थ, बॉडी सब कुछ सही है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करने लगोगे. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. थैंक यू, माय प्लेजर, एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑल द वे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. आई होप यू एंजॉयड इट एंड loved the valuable insights what our guests shared. If you are new to my channel, I want to take this opportunity to welcome you and tell you why I conduct such interviews. My mission is to amplify life of 1 lakh chartered accountants, and for that I conduct such interviews with world-class chartered accountants so that I can bring their stories, inspiration, experience and valuable nuggets which can help you to achieve next level of success in your life. So if you are ambitious, do not forget to like this interview, share with those people who are ambitious, and click on the button subscribe and hit the bell icon so that you never miss any episode. If you want to see previous episode, I am putting the link in the description below so that you can go and check them out. I hope you have a great time. Thank you so much. Bye-bye.